हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे साथ आप ऑलरेडी 4 वीडियोस देख चुके हैं और हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स आपके साथ कवर किए हैं। और लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस देख लिया था, जिसमें हमने 3 फंक्शंस की बात की थी। इनोवेशन, उसके बाद बात की थी रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है हमारा प्रमोशनल फंक्शन। इसमें हम 4 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एज यूजुअल ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा काम की बात करते हैं। बात करते हैं प्रमोशनल फंक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोशनल फंक्शन की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। देखो यार, कोई भी एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आइडिया लेके आता है। जब तक उसके पास कुछ आइडिया नहीं होगा, इनोवेटिव आइडिया नहीं होगा, कुछ इनोवेशन नहीं होगा, प्रोसीड कैसे करेगा? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया मेरा डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, जिसमें मैंने सबसे पहले बात की कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में बिल्ड हो सकती है? पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस दैट कुड बी प्रॉफिटेबल। देखो, अपॉर्चुनिटी आ गई, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे पैसा बना के नहीं दे सकती, प्रॉफिट दे ही नहीं सकती, तो क्या मैं अपनी एंटरप्राइज को स्टार्ट करूंगा या कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। कर भी लूंगा तो सरवाइव कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो कि एक प्रॉफिटेबल वेंचर बना के दे दे। 2 पॉइंट हो गए ये वाली बात पे। उसके बाद करता है, इससे कह रहे हैं दिस कुड इन्वॉल्व टैपिंग इनटू न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नए नेचुरल रिसोर्सेज को टैप करना इसमें इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद कह रहे एक्सप्लोरिंग मोर प्रॉफिटेबल वेंचर्स और एनहांसिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन, या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन में ही मैं घुस रहा हूं पर इनोवेटिव तरीके से। रिसेंटली अभी हमारे अंबानी साहब ने एक अजोटे करके एआई बेस्ड अपैरल ब्रांड लॉन्च कर दिया, जहां पे आप सिर्फ शोरूम जा रहे हो, एक मिरर के सामने आप अपने बिना ड्रेस पहने अपने आप को असेस कर सकते हो, या वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा आउटफिट लेना चाहिए। देख रहे हो, इनोवेशन देख रहे हो? ठीक है, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज़ारा, H&M जैसे बड़े ब्रांड हिल के रह गए हैं इसके आगे। तो क्या बोला, एग्जिस्टिंग लाइन में भी कुछ नया इनोवेशन आप ला सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ टू रिफाइन द आइडिया। जो उनका आइडिया है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलते हैं और अपने आइडिया को और रिफाइन करते हैं। ठीक है, जब वो एक्सपर्ट कन्विंस हो जाते हैं या वाइबल लगता है उनको वो प्रोडक्ट या आइडिया, तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रोसीड करते हैं मार्केट में। ठीक है, कि यार अब जाके मार्केट रिसर्च करते हैं कि कैसे अब इस बिजनेस को कब और कहां पे स्टार्ट करना है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल लिया हमने बहुत अच्छा, करसन भाई पटेल। निरमा तो आपने सुना है, निरमा की खुशबू, डिटर्जेंट याद है, घर घर में, आपके घर भी आया होगा वो निरमा। तो उसके पीछे थे हमारे करसन भाई पटेल। कह रहा था माइंड बिहाइंड निरमा वॉशिंग पाउडर इनिशियली क्राफ्टेड द डिटर्जेंट इन, जो उन्होंने क्राफ्ट किया डिटर्जेंट अपनी किचन में वाइल वर्किंग एज अ फैक्ट्री केमिस्ट। ठीक है, किचन के अंदर ही डिटर्जेंट बनाया। द रिजल्ट वॉज निरमा, वो डिटर्जेंट बन गया मेरा निरमा। ठीक है, नाउ ए मेजर ग्लोबल डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर सेलिंग ओवर 8 लाख टन एनुअली। निरमा का एनुअल टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताया गया है 8 लाख टन, जो कि 40% इंडियन मार्केट शेयर विद अ टर्नओवर ऑफ एक्सीडिंग 2500 करोड़। भाई साहब, एक छोटा सा किचन से बना हुआ प्रोडक्ट 2500 करोड़ का टर्नओवर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और करसन भाई पटेल की सक्सेस स्टोरी आप सब यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक केस स्टडी बन सकती है कि कैसे उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाई। जगह नहीं, एक मेजर चंक मार्केट का एक्वायर कर लिया। ठीक है, पटेल्स एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस स्टेम्स फॉर हिज क्रिएटिव एफर्ट्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने सबसे पहले बात की डिस्कवरिंग ऑफ एन आइडिया, एक आइडिया को डिस्कवर किया। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आइडिया के बाद आ जाता है मेरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी एस्टिमेटेड बाय एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को असेस करता है कि कितना प्रोडक्ट उसका मार्केट में बिक सकता है, वन टाइम प्रोडक्ट है या रेगुलर डिमांड रह सकती है, वो सब वो चेक करता है। वंस द पोटेंशियल डिमांड हैज बीन आइडेंटिफाइड, कंसिडरेशन शिफ्ट टू अरेंजिंग फाइनेंस फॉर द वेंचर। अब उसका दूसरा जो कंसंट्रेशन जाता है
वो पैसा इकट्ठा करने पे जाता है कि अब उसको डिमांड पता चल चुका है, कितना बड़ा मेरा प्रोडक्ट बन सकता है, कितनी डिमांड उसकी मार्केट में आ सकती है, उससे वो पैसा कितना चाहिए, कहां उसको लैंड एक्वायर करनी है, फैक्ट्री डालनी है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कितनी लेबर, क्या मशीनरी, कितना पैसा लगेगा, अलग अलग एरियाज में कैसे मार्केटिंग की जाएगी, सारा पैसा, सारा फाइनेंस उसको इकट्ठा करना होता है। तो उसका नेक्स्ट फोकस हो जाता है मेरा फाइनेंस। कह रहे फैक्टर्स सच एज पावर, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन अवेलेबिलिटी, क्रूशियल्स फॉर सर्वाइविंग एन आइडिया, यानी वो एड्रेस करने के लिए पावर चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। फाइनेंस इसी चीजों के लिए तो चाहिए हम सबको। आई बात समझ में? तो एस्टिमेटिंग डिमांड्स मोर इंटीग्रेट इन द केस ऑफ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। जो हम डिमांड की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है नए लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे हमने अजोटे वाली एग्जांपल लिया, तो उसके लिए डिमांड आपको पता है ऑलरेडी, मार्केट में बहुत सारे वेंचर्स बिजनेसेस चल रहे हैं, तो डिमांड आप असेस कर सकते हो। बट जब आप कुछ नए लाइन ऑफ बिजनेस में एंट्री लेते हो तो आपको डिमांड खुद असेस करनी पड़ती है। उसके बाद कह रहे हैं वो कैसे हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। मार्केट में जाके आप रिसर्च करते हो, ठीक है, लोगों से मिलते हो, उनकी यूज केस को समझते हो, उनकी नीड्स को देखते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हो। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी डिमांड को असेस करते हो। तो सेकंड पॉइंट हो गया मेरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आपने डिमांड को असेस करा, आपने बहुत सारी चीजों को असेस किया, आपने देखा कि कितने आपके प्रोडक्ट की सर्वाइव होने की या सर्वाइव करने की चांसेस है। आई बात समझ में? तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। अब आपने क्या किया, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ठीक है, अब आप उसको असेंबल करोगे जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो। देखो, एंटरप्रेन्योर एंश्योर्स द वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये दो कीवर्ड्स आ जाते हैं मेरे पास। ये एंटरप्रेन्योर की लाइफ की सबसे बड़े दो वर्ड्स बन जाते हैं, वायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजिशन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। वायबल है, प्रॉफिटेबल है, आगे चलते हैं। टू असेंबल द नेसेसरी रिसोर्सेज, उस रिसोर्स को असेंबल करने के लिए एंटरप्रेन्योर परस्यूड्स एडिशनल इंडिविजुअल्स टू ज्वाइन द वेंचर्स। अब वो लेके आता है इन्वेस्टर्स या फिर को फाउंडर्स, ठीक है, कि अब मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे ये पता चल गया है कि मेरा प्रोडक्ट वायबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, बट अकेला मैं सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाऊंगा, मुझे फाइनेंस के लिए इन्वेस्टर भी चाहिए, मुझे टेक चाहिए तो मुझे सीटीओ भी चाहिए, ठीक है, मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे सीएमओ भी चाहिए। तो मैं नए लोगों को अपने वेंचर में जोड़ने की कोशिश करता हूं, यानी मैं एंटरप्रेन्योर हूं। कह रहा सिलेक्शन ऑफ द फैक्ट्री साइट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कम्युनिकेशन विद रॉ मटेरियल सप्लायर्स आर एसेंशियल स्टेप्स। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं फैक्ट्री साइट के लिए, लैंड के लिए लोगों से मिलता हूं, ठीक है, मैं मशीनरी के लिए सप्लायर से मिलता हूं, रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर से मिलता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट वर्ड है, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मार्क्स द रेडीनेस फॉर द प्रोजेक्ट टू कमेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट कमेंस करने के लिए फाइनली हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया मेरा असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, मैंने असेंबल कर ली रिक्वायरमेंट्स को। और लास्ट पॉइंट बन जाता है मेरा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। मैंने असेंबल कर लिया सारी चीजें, अब मुझे प्रोपोजिशन जो मेरे को रिक्वायरमेंट्स है उसको फाइनेंस करवाना है। कह रहा द एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, की मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा एंटरप्राइज का। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद बोलता है, कह रहा इनिशियल एस्टिमेट्स आर मेड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, इनिशियल जो एस्टिमेट हमने बनाए हैं वही डिटरमाइन करता है मेरी फाइनेंशियल कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरे फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। कह रहा है वेरियस सोर्स ऑफ फंडिंग इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स आर आइडेंटिफाइड। लॉन्ग टर्म मुझे पैसा कितना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म मुझे कितना चाहिए, यानी वर्किंग कैपिटल की बात करेगा कि मुझे डेली रूटीन में सैलरीज निकालनी है, मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट्स देनी है, सबके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, वो शॉर्ट टर्म नीड्स बन जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं, द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स ऑन द टाइप ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, कि यार उसको शेयर कितने इशू करने हैं, डिबेंचर कितने इशू करने हैं, या लोन, शॉर्ट टर्म लोन कितने लेने हैं, लॉन्ग टर्म लोन कितने लेने हैं। देखो, ये हो गया मेरा प्रमोशनल फंक्शन, जिसमें मैंने चार चीजें की बात की। सबसे पहले आइडिया की बात करी, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। उसके बाद मैंने बात करी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की। थर्ड पे मैं गया अपने असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट में मैंने फाइनेंस किया अपने प्रपोजिशन को, ठीक है। IIRP से आप याद कर सकते हैं, IIRP यानी आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, R से रिक्वायरमेंट एंड P से प्रपोजिशन, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। आई बात समझ में? या आप IIRF भी बोल सकते हो। IIRF मतलब आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंस, ये चार चीजें हमारी बन जाती हैं प्रमोशनल फंक्शन। आई बात समझ में? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के साथ। टिल देन, ये मेरी 5th वीडियो है, हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है चैप्टर 1 की तो जाइए देखिए, पूरा चैप्टर आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कनेक्ट रहिए हमारे साथ।